पहले जब कंपनी डिफॉल्ट में हो जाती थी तो एक्सचेंज जो है ना उनकी ट्रेडिंग बंद कर देता था। तो जब ट्रेडिंग बंद करता था तो वो एक्चुअली ज्यादा बड़ा नुकसान होता था कि लोगों की जो शेयर्स की एक सर्टेन प्राइस है वो फिर उनको मिलती नहीं थी। वो एक्सचेंज सीडीएस एलिजिबिलिटी स्टॉक की तकरीबन खत्म हो जाती थी। बहुत सी कंपनीज ने लास्ट 5-6 मंथ्स में नोटिस दिए हैं कि हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं या हम अपनी जमीनें बेच रहे हैं, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं और बाकी और भी 2-3 सेक्टर्स के अंदर। एक मेजर रिस्क जो है ना इन कंपनीज में वो ये हो सकता है कि इनकी सीडीएस एलिजिबिलिटी कुछ टाइम के लिए रिवोक हो जाए। एक्सचेंज शुड इफेक्टिवली आइडियली मेक श्योर कि जो ऑडिट हो रहा है उस कंपनीज का जो डिफॉल्टर सेगमेंट में है उसका ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑडिट होना चाहिए। अगर आप देखें बिजनेस जो है स्केल बड़ा हो रहा है और अल्टीमेटली उसके ना स्किल सेट भी इंप्रूव हो रहा है। तो जो कंपनीज अच्छी तरह नहीं मैनेज हो रही उनका तो एक ही तरीका या तो उनको बेच दिया जाए या उनके एसेट्स को ऑक्शन करके शेयर होल्डर्स को पैसे वापस दिए जाए। हर एसेट में वैल्यू होती है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। अगर एक कंपनी डिफॉल्टर सेगमेंट में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम खैदर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपसे बात हो रही थी जो हमारी स्टॉक मार्केट का एक डिफ़ॉल्टर सेगमेंट है उसके बारे में, तो आपके डिफरेंट व्यूज़ थे। सो मैंने सोचा क्यों ना हम एक सेशन इस डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में जो कंपनीज होती हैं उन पे करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि स्टॉक मार्केट हमारी जो है उसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन कंपनियों में भी ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में पड़ी होती हैं। सो हम इस डिफ़ॉल्टर सेगमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। सबसे पहले थैंक यू खजर भाई फॉर टेकिंग मी ऑन दिस सेशन, and I think you're doing a fantastic job with regards to not only improving perception of people of investing in the stock market in Pakistan, but also actually giving a lot of education to retail investors jinko, let's say, they didn't have the capability or the know-how or the willingness effectively to do this. So all kudos to you. Basically, just to introduce myself, my name is Suleiman Rafiq Mania. I have worked in the financial services sector in Pakistan for a number of years. I have an MSc Finance in Corporate Valuation and a bachelor's BBA. And you can obviously look at my profile on LinkedIn. What I do is I now work as an investor. I also help a few of my friends in terms of how to look at companies where we try to help minority investors into gaining traction in those companies or into creating value for smaller investors. And so the objective is to benefit from what is happening globally and try to actually kind of like replicate in Pakistan. Obviously, we have a long way to go, but that's more about it. But if people want to know more about me, they can go on my LinkedIn profile. That's Suleimania on LinkedIn. सलमान भाई, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट है ये क्या है और कौन सी ऐसी जो रेगुलेटरी और कंप्लायंस की फेलियर्स होती हैं वो कंपनीज को इस सेगमेंट में डलवा देती हैं? सो बेसिकली खिजर भाई, हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज जो है उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो DEF का लोगो नहीं लिखा होता, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बाय नेचर ऑफ बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस या उनके स्पॉन्सर्स का लेट्स से इंटरेस्ट है कि वो उस तरीके से कंपनीज को चलाया जाए, या क्या कहते हैं, दे हैव बीन सम चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांस इन दोस कंपनीज कि उनके अंदर एक डेफ या डिफॉल्ट का सेगमेंट का वो नोटिस लिखा हुआ आता है। नाउ अ फ्यू रीजंस व्हाई दिस टेक्स प्लेस इज, एक तो कंपनी ने AGM अपनी होल्ड नहीं की होगी, या अपने एनुअल अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराए होंगे या सबमिट नहीं कराए होंगे, एक्सचेंज को फीस नहीं पे करी होगी, उसकी CDS एलिजिबिलिटी जो कि हम लोग ऑनलाइन जो हम लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रॉनिक बुक फॉर्म में जो अकाउंट्स जो शेयर्स होते हैं उसकी वो एलिजिबिलिटी रिवोक हो जाती है सीडीसी से, अगर सीडीसी को एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन टाइम तक आप फीस नहीं पे करो, या और उसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, स्पॉन्सर्स के कुछ शेयर्स हैं जो कि प्लेज्ड अगर वो कराते हैं और उनके ऊपर वो डिफॉल्ट किया हुआ होता है उन्होंने, या तो फिर एसईसीपी ने अगर कंपनी के ऊपर कोई ऑर्डर पास किया होता है टू वाइंड अप द कंपनी लेट्स से, और वो कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही होती, वो स्टेज लिए हुए होते हैं एक्सेट्रा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि कंपनी डिफॉल्ट सेगमेंट में आती है। अच्छा, उसके बाद आपका जो पॉइंट क्वेश्चन था कि ये इसके अंदर जो रेगुलेटरी और गवर्नेंस इश्यूज क्या होते हैं, तो बेसिकली देखें, डिफॉल्ट का मतलब तो ऑब्वियसली सबको पता है कि ये अच्छी कंपनीज नहीं है, और ऑब्जेक्टिव ये होता है लोगों का कि हर बंदे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई मीन आई एम श्योर पीपल अंडरस्टैंड कि टू नॉट ओनली डू ड्यू डिलिजेंस ऑन द कंपनी बट द काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न प्रोफाइल दे वांट टू डू to when they are investing in a stock market anywhere globally as well as locally। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, एक कॉइन है डॉगे, DOGE, जो इलॉन मस्क से इफेक्टिवली अगर आप देखें उसको वो कर दिया है, दैट्स काइंड ऑफ लाइक इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट ग्रेड asset class, right? Compared to Bitcoin, let's say. तो डॉगे लास्ट 4-5 days में मैं देख रहा था इसकी प्राइस डबल हो गई है रफली, whereas Bitcoin obviously has had a pretty good run, but it has not matched that. So होता ये है कि जब भी इस तरह के सेगमेंट के अंदर कुछ चेंज होता है तो the gains can actually be significant, and obviously जब वो स्टॉक्स नीचे आते हैं तो that also holds कि उनकी प्राइसेस भी बहुत तेजी से गिर सकती हैं। सो इन्वेस्टर की खुद की मर्जी है उसको क्या करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सबसे पहले डिस्कसिंग दिस सेगमेंट विथ यू इज दैट इस सेगमेंट में बहुत सी कंपनीज है जो बहुत लेगेसी कंपनीज है, जो बहुत पुरानी कंपनीज है, ठीक है, और उनके अंदर बहुत टाइम से वो उनके स्पॉन्सर जो हैं वो उन कंपनीज को चला तो नहीं रहे, बट वो ऐसे ही धक्का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो कंपनीज जो बहुत पुरानी कंपनीज थी, उनका इंटरेस्ट ये है कि जब वो देखते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले जब कंपनी डिफॉल्ट में हो जाती थी तो एक्सचेंज जो है ना उनकी ट्रेडिंग बंद कर देता था। तो जब ट्रेडिंग बंद करता था तो वो एक्चुअली ज्यादा बड़ा नुकसान होता था कि लोगों की जो शेयर्स की एक सर्टेन प्राइस है वो फिर उनको मिलती नहीं थी, वो एक्सचेंज CDS एलिजिबिलिटी ऑफ स्टॉक की तकरीबन खत्म हो जाती थी, CDC का नोटिस निकलता था कि अगले दिन से आपकी ट्रेडिंग बंद होगी। अब कुछ कंपनीज की 2-2 साल 3-3 साल तक हिस्टोरिकली ट्रेडिंग बंद रही है, कुछ की 5 साल तक बंद रही है। एक कंपनी चिनाब लिमिटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी 4 या 5 साल तक CDS एलिजिबिलिटी, CDS ट्रेडिंग एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो ट्रेडिंग बंद थी, ठीक है। और फिर उसी की वजह से स्पॉन्सर्स जो हैं उनको पता होता है कि अगर हम लोग की हमारे पास तो खुद के शेयर्स हैं, वो तो हमें बेचने नहीं है, तो हम लोग क्यों पेमेंट करें फीस की, और ये तो और अच्छा रीजन है कि एक्सचेंज जो है वो डिफॉल्ट सेगमेंट में डाल देगा और हम अपनी शेयर्स लेट्स से अगर हमें खरीदने हैं तो हमें बहुत कम प्राइस में मिल सकते हैं, या हमें जो भी करना है वो आपस में वो करना है। सो अभी आई थिंक कुछ चीजें अच्छी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ के एक्सचेंज ने इसको एक सर्टेन सेगमेंट दे दिया है, और नाउ इट्स अप टू द इन्वेस्टर टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। सलमान भाई, ऐसा हो सकता है कि जो कोई स्पॉन्सर्स होते हैं या कंपनी के ओनर्स होते हैं वो इंटेंशनली इस तरह की चीज़ें करें कि कंपनी जो है डिफॉल्टर सेगमेंट में चली जाए। आपने देखा होगा जैसी डिफॉल्टर सेगमेंट में जाएगी प्राइस उसकी लो हो जाएगी, कुछ दिन फ्लोर्स लगेंगे और फिर वही जो कुछ होंगे मैनिपुलेटर्स दे विल बाय, और उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपने कभी सुना है या ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ प्ले करते हैं इस तरह की कुछ चीज़ें करके गैर कानूनी? देखिए, बिल्कुल ये हुआ है और ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चिनाब लिमिटेड का, वो 6-7 रुपए का शेयर होता था, जब PSX ने उसको ट्रेडिंग बंद कर दी थी तो 2 रुपए के करीब आई थिंक उसकी ट्रेडिंग बंद हुई थी, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि जब ट्रेडिंग बंद होती है तो लोग बेसिकली डायरेक्टली NCCPL पे ट्रेड नहीं करते हैं, प्राइवेट में सौदा कर देते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा एक वक्त में जो IPOs भी होते थे वो प्राइवेट में ट्रेड होते थे, ठीक है। फिर जब एक्सचेंज खुलती थी तो फिर वो उस वक्त की ट्रेड वो एग्जीक्यूट हो जाती थी जिस प्राइस के ऊपर हम लोगों ने नेगोशिएट की थी।
तो अब उसमें चनाब के अंदर ये हुआ था कि 2 रुपए पे खुला था और स्ट्रेट ये 5 रुपए तक चले गया था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इट मीन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आई थिंक अ वीक और सो। फिर एक और कंपनी है हसीब वकास शुगर मिल्स, उसके अंदर भी तकरीबन 2-3 रुपए का शेयर था। फिर वो ऐसा हुआ, फिर उसमें तो स्पॉन्सर ने एक्चुअली शेयर होल्डिंग ले ली नोटिस दे दे के। जब ये जिस दिन कंपनी स्टार्ट करी ट्रेडिंग, तो 3 या 4 दिन तक लगातार स्पॉन्सर्स ही बायर्स थे उस कंपनीज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इस तरह के रिपीटेड एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहां पे ये चीज होती है। अब नाउ आई डोंट वांट टू से कि ये स्पॉन्सर की गलत नीयत है या सही नीयत है, बिकॉज आपको पता है नियत का मतलब मैं क्यों बात करूं किसी को, वो तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को खुद को नजर आ जाता है। बट ये ऑब्जेक्टिव इनका यही होता है कि इन कंपनीज के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो चला जाए, और अल्टीमेटली इफेक्टिवली, क्योंकि ये बहुत पुरानी फैमिलीज की कंपनीज होती हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे कि अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे, या तो फिर उनको पता है कि अगर एक्सचेंज उनको वॉलंटरी या उनको कंपलसरी डीलिस्टिंग के ऊपर ले जाएगा, इतनी कम वैल्यू दिखा दे कि उसके अंदर वो कंपनी को डीलिस्ट भी कर दे, और उसके बाद जब डीलिस्ट के बाद जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाए, फिर आपस में जो उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसके लिहाज से जब वो एसेट बेचेंगे तो पैसे अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। So I think this is something which the exchange now also needs to look at, and I'm pretty confident कि ये जो नए जो CEO आए हैं, Mr. Farooq Sabzwari, I think he would have a very good idea, because he's also been not only with the SECP, but he's done a lot of good things in his career. So I would say कि the exchange should now also push these companies के या तो वो स्टेज नहीं लें सडन, या उनके ऊपर एक स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो कंपनीज हैं वो इतने ज्यादा लॉसेस डिक्लेयर कैसे कर सकती हैं। अगर आप देखें तो होता मोडस ऑपरेंडी क्या होता है कि जब ये कंपनीज चल रही होती हैं, तो आप देखेंगे कि कोई कंपनी बंद है और सडनली उसके लॉसेस, एक कंपनी के 100 मिलियन के लॉसेस थे साल के, वो स्पॉन्सर ने उसके 900-800 मिलियन के लॉसेस कर दिए, ठीक है। ऑल्दो एक्चुअली तो कंपनी बंद है, तो कोई बिजनेस तो इतने, अगर आप हालात देखें तो बैंक्स और वो सब तो कोई लेंडिंग नहीं करे, तो कहां से आपके लॉसेस इतने बढ़ रहे हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि एसेट की प्राइसेस अभी बहुत बढ़ गई हैं, अगर आप देखें बहुत सी कंपनीज ने लास्ट 5-6 मंथ्स में नोटिस दिए हैं कि हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं या हम अपनी जमीनें बेच रहे हैं, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं, और बाकी और भी 2-3 सेक्टर्स के अंदर, एंड दे वांट टू लाइक आइदर गिव द मनी बैक टू द स्पॉन्सर्स और टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे पैसे लिए, या तो फिर फैमिली को ही अपने पैसे चाहिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज डन, एंड आई थिंक दैट एज शेयर होल्डर्स जिनके पास लेगेसी शेयर्स हैं, वी शुड इफेक्टिवली ट्राई टू बॉन्ड टुगेदर एंड मेक श्योर कि अगर ये चीज हम नजर आ रही है तो एक तो सबसे पहले हमको कंप्लेन करनी चाहिए, और अल्टीमेटली हमको अगर अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है, देन लोगों को इन्वॉल्व करके, कुछ लोगों को मिलके अगर 10% से ऊपर शेयर होल्डिंग हो जाती है इन कंपनीज में, तो बाकायदा यू कैन एक्चुअली कॉल फॉर अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और उससे फिर स्पॉन्सर्स जो हैं दे विल आल्सो बी, आई थिंक, टेकन ऑन द बैक फुट कि हम लोग क्या करें, बिकॉज अल्टीमेटली फिर उनके लिए भी इश्यू होता है कि जब एसईसीपी और जो बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं, सो दे डोंट वांट टू बी एम्ब्रॉयल्ड इनटू ऑल ऑफ दीज। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपने देखा होगा कि वो डिफॉल्टर सेगमेंट वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स जो हैं उनको कंसीडर कर लेने चाहिए बिफोर बाइंग दोज कंपनीज? देखिए, एक मेजर रिस्क जो है ना इन कंपनीज में, वो ये हो सकता है कि इनकी सीडीएस एलिजिबिलिटी कुछ टाइम के लिए रिवोक हो जाए। तो जब सीडीएस एलिजिबिलिटी रिवोक होती है, तो हमारे पास मेजर शेयर्स तो अगर आप देखिए फिजिकल फॉर्म में तो होते नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो आप वो शेयर्स बेच नहीं सकेंगे, सही है। तो वो शेयर्स काइंड ऑफ लाइक फ्रोजन हो जाएंगे। तो आपका मिसाल के तौर पे आपके किसी के पास अगर 2 लाख शेयर चनाब लिमिटेड के पड़े हैं, जिसके लेट से अभी वैल्यू 4 रुपए है, और जब फ्रीज कर देती है, सीडीएस एलिजिबिलिटी रिवोक हो जाती है,
तो वो 4 रुपए की प्राइस लेट से वो गिर के 2 रुपए हो जाएगी जब तक वो नोटिस आएगा कि हम एक्सचेंज रिवोक कर रहे हैं। बट वो जो 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय जो 2 लाख शेयर या 4 लाख शेयर जो भी है, उतने अमाउंट फ्रोजन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिट भी नहीं कर सकेगा, इन्वेस्टर बेच सकेगा प्राइवेट के अंदर ऑब्वियसली, बट एग्जिट नहीं कर सकेगा। तो ये एक रिस्क हो सकता है। बट मेरे लिहाज से जो अभी जो चेंजेस करे हैं विथ रिगार्ड्स टू द नॉन कंप्लायंट कंपनीज, और अभी एक और जो वाइंडिंग अप सेगमेंट आ गया है, सो आई थिंक कि ये वाला रिस्क बहुत ज्यादा मिटिगेट हो गया है। जो पहले ये वाला बहुत सडनली आ जाता था, अब ये बहुत हद तक मिटिगेट हो गया है। बट आई एम एज आई एम सेइंग, इट इज नॉट कंप्लीटली फिनिश्ड। अच्छा, बाय द वे, सॉरी, एक चीज हम भूल गए थे। I'm just going to add to a disclaimer. Okay, right now we are not suggesting anyone to buy any shares, etc. As students of finance, we are discussing and debating why this is happening, and people should do their own, obviously, due diligence whenever they want to buy or sell anything. The objective is to actually help the investors into understanding this segment as well, ताकि इन्वेस्टर्स सिर्फ हर वक्त ये नहीं बोले कि नहीं ये सट्टा हो रहा है, ये वो हो रहा है, वो हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि नंबर्स के पीछे भी तो देखे ना कि एक्चुअली कंपनी के अंदर इतनी वैल्यू है या नहीं है। जैसे कुछ कंपनीज, अगर आपको याद होगा, 1.5-2 रुपए से 100 रुपए तक भी गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और कुछ कंपनी 40-50 रुपए भी हो गई थी। तो क्या उनमें वो वाली वैल्यू है? क्या उनकी इतनी बड़ी एसेट्स हैं? सबसे पहले, सो दैट इज समथिंग विच आई बिलीव कि ये जो हमने जो पॉडकास्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, आई थिंक उसका एक मेजर बेनिफिट ये होना चाहिए। और ऑब्वियसली द वन अदर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्चुअली get this discussion started, and thank you Khidr bhai once again for taking this topic. सलमान भाई, हम चेकलिस्ट पे आते हैं कि क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए इस तरह की कंपनीज को वैल्यूएट करने की, बट वहां जाने से पहले आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसे सेफगार्ड्स हैं करंटली इन प्लेस हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिफॉल्टर कंपनीज? सो बेसिकली सेफगार्ड्स ये हैं कि रिस्क्स ये हैं कि ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यू इनहेरेंटली जीरो हो सकती है, होती नहीं है लेकिन जीरो हो सकती है। या जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ टाइम तक वो शेयर्स फ्रोजन हो सकते हैं, तो वो वाले जो अमाउंट है इन्वेस्टेड, वो आपका आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। ये एक बहुत संगीन रिस्क है जो कि 90% ऑफ द टाइम नहीं होगा, बट यू शुड स्टिल क्वांटिफाई दैट रिस्क, ठीक है। उसके अलावा द ऑब्जेक्टिव इज ऑब्वियसली जिसको पता है कि कंपनी डिफॉल्ट है और फिर भी वो खरीद रहा है, तो उसको पता है ना कि उसके अंदर रिटर्न भी ऑब्वियसली उस तरह का होगा। सो पीपल आर प्रिपेयर टू टेक दैट रिस्क इफेक्टिवली। सेफ गार्ड्स एक्सचेंज ने, देखें, आपको एक तो डिफॉल्ट सेगमेंट आ गया एक, ठीक है। एक्सचेंज हर बार ज्यादा डिफॉल्टर सेगमेंट के अंदर जो कंपनीज होती हैं उसको ज्यादा तो उसकी वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करती एक्सचेंज, बट एक्सचेंज अल्टीमेटली अपना खुद का काम कर देती है कि वो सिर्फ फ्लैश कर देती है कि डिफॉल्टेड सेगमेंट है। बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिक सेफगार्ड एक्सचेंज करती है कि एक्सचेंज शुड इफेक्टिवली आइडियली मेक श्योर कि जो ऑडिट हो रहा है उस कंपनीज का जो डिफॉल्टर सेगमेंट में है, उसका ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑडिट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी वो लोग बिल्कुल शेडी ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। तो एक्सचेंज अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक्सचेंज या SECP whoever या बोथ कंबाइंड, दे शुड ट्राई टू मेक श्योर कि ये कंपनीज का ऑडिट ज्यादा बेहतर तरीके से अगर हो जाए, तो ये जो डिफॉल्टर जो कंपनी है ना, इनके अंदर भी बहुत सी चीजें ओवरनाइट चेंज हो जाएंगी, अगर आप समझे। सलमान भाई, हमने देखा है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो करते हैं, मे बी ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग माइट बी अ बेटर टर्मिनोलॉजी फॉर दिस, लेकिन इन रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को क्या ड्यू डिलिजेंस के लिए स्टेप्स लेने चाहिए? कौन सी कोई चेकलिस्ट है वो करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज डिफॉल्टर सेगमेंट कंपनीज? देखिए, मेरी तो बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट है सर। मैं तो ये देखता हूं कि कंपनी की सबसे पहले मैं बैलेंस शीट को खोलता हूं, मैं देखता हूं कि उसके एसेट्स क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या है, और इन कंपनीज में जो डिफॉल्टर में होते हैं, इनमें आपको एक बात याद बताऊं मैं कि इनमें कुछ ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज भी होती हैं जो कि आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो लोगों ने, इन्होंने
मार्केट से भी पैसा उठाया होता है कुछ लोगों को, क्योंकि इन कंपनीज को बैंक्स अच्छी तरह से लेंड नहीं करते, तो ये जो प्राइवेट लेंडिंग के अंदर ज्यादा पैसे देते हैं। अब वो कैलकुलेट अकाउंट्स में कैसी आती है वो वाली लेंडिंग, वो क्या होता है कि अगर एक कंपनी 100 रुपए का नुकसान करती थी तो वो 130 रुपए का नुकसान कर देगी। वो 30 रुपए जो है ना, उसमें 15 रुपए वो लेंडिंग, जो एक्स्ट्रा लेंडिंग, जो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा ना, उसके हेड में डाल देगा। ठीक है। तो एक्चुअली ये एक मसला तो नहीं बोल सकता, ये एक प्ले होता है इन कंपनीज के अंदर। उसके अलावा जो है बेसिकली तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एसेट्स बेस्ड कंपनी की देखनी चाहिए और किस सेक्टर में वो ट्रेड करती है। उसके पास एसेट्स के अंदर आपको प्राइमरीली देखना है कि प्लांट एंड मशीनरी कौन सा वाला है, और अल्टीमेटली उसके पास जमीन जो है वो कितनी है, बिकॉज जमीन और प्लांट एंड मशीनरी ऑब्वियसली उसके ही पैसे हैं। ठीक है। अब कुछ कंपनीज हैं जिनके बहुत लेगेसी लॉसेस होते हैं खिजर भाई। अभी अगर आप देखें लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर क्या हुआ है कि जैसे एग्रीटेक है, अगर आपको एग्जांपल देता हूं, एग्रीटेक काइंड ऑफ लाइक अ डिफॉल्टर कंपनी थी। ठीक है। बहुत टाइम तक प्लांट बंद था, एक्सेट्रा, गैस नहीं मिल रही थी। उसमें कंपनी का मसला नहीं था, लेकिन वो सेक्टर था और वो जो रिस्क था क्योंकि गैस नहीं मिल रही थी, उन्होंने अपने लोन्स को डिफॉल्ट कर दिया एक्सेट्रा। एसेट बहुत अच्छा था उसके पीछे, बट हुआ ये कि जब वो क्या कहते हैं, इसका प्लान हुआ कि इसको पोटेंशियल इसके रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, और फिर जब एक दो ग्रुप्स को नजर आया कि यार इसमें तो सिग्निफिकेंट वैल्यू है अगर ये कंपनी को गैस मिल गई, क्योंकि इसका एक इनहेरेंट रिस्क था गैस, तो उन्होंने पोजीशन ली और ये 8, 7, 8, 9 रुपए का शेयर होता था, 4-5 साल से वहीं पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है। और अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर के अंदर ये 9 रुपए से लेकर तकरीबन 42 रुपीज का हाई मार दिया इसने। और उसका रीजन यही है कि इसके पीछे एसेट बहुत जबरदस्त था, इसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट लोन्स हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स, जिसमें फौजी ग्रुप भी इन्वॉल्व है, दे बिलीव दैट इसके अंदर क्योंकि अगर कोई नई कंपनी इस तरह की लगाते हैं, सो दैट विल एक्चुअली रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल, और फिर वो 3, 4, 5 साल तक वो कंपनी नुकसान करेंगी, तो इनमें तो टैक्स लॉसेस भी शामिल हैं। सो देन इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। सो इफेक्टिवली दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ प्ले जहां पे बहुत मेजर कंपनीज जो कि डिफॉल्टर सेगमेंट में आ गई हैं। आई थिंक सम इन्वेस्टर्स आर नाउ प्लानिंग टू लुक एट दिस एंगल एज वेल। ये अभी मैंने फर्टिलाइजर में तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अभी ये टेक्सटाइल के अंदर भी ये चीजें होना शुरू हो गई हैं मेरे लिहाज से, और बहुत से अच्छे टेक्सटाइल ग्रुप्स अभी वो खराब कंपनीज को देख रहे हैं कि जहां पे किस तरीके से अपनी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन भी इंप्रूव कम करें। अब इनमें जो बैंक्स हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे, अब एक कोई अच्छा ग्रुप आता है, वो कहता है बैंक्स को कि हम आपको 50% आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे देंगे। मिसाल के, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो डेट एक तो कंपनी की आधी हो गई, कंपनी की एसेट बेस है, स्पॉन्सर और वो जो दूसरा इन्वेस्टर है, लेट्स से वो आइदर वो टुगेदर है या वो कंपीट कर रहे हैं आपस में शेयर होल्डिंग के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, वो एसेट की रिवैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो आई थिंक कि क्या कहते हैं, ये चीज है जो देखनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल्स, ऑब्वियसली अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम बात करेंगे, बट एसेट क्या है कि जैसे अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर एक शुगर मिल है मिसाल के तौर पर, उसकी अभी मार्केट कैप है 200, 250, 300 मिलियन रुपए, 30 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, और अगर वो 10,000 टन की मिल है, आप मोटा मोटा हिसाब करते हैं कि 10,000 टन की मिल अभी आजकल 1.2 बिलियन रुपीस पर 1,000 टन की मिल की वैल्यू है, ब्रांड न्यू नहीं, पुरानी वाली। ठीक है। तो 10-12 अरब रुपए की वैल्यू होगी। अगर वो मिल आपको 2-2.5 अरब रुपए कोई कंपनी में डेट होगा अगर, तो वो आपको अगर 8 अरब रुपए के करीब उसकी एंटरप्राइज, अगर आप एंटरप्राइज वाली, अगर आप टोटल मार्केट कैप देखते हैं 7-8 अरब होना चाहिए, खराब कंपनी है तो एटलीस्ट उसका 50-60% डिस्काउंट होना चाहिए, 3-4 अरब। आप बोलते हैं कि वो भी नहीं, और भी कम होना चाहिए, तो चलो 2 अरब रुपए के करीब तो होनी चाहिए ना। और अगर उसकी वैल्यू लाइक 300-400 मिलियन रुपए है, जिसमें आपका 80-90% डिस्काउंट के ऊपर है वैल्यू के, सो इफेक्टिवली उसमें एक बंदा एक
रिस्की इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूं, लेकिन वो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट होगी। वो आप बिल्कुल उसमें एक पोजीशन ली जा सकती है, बिकॉज उसके अंदर आपको ये भी देखना है कि कितनी शेयर होल्डिंग फ्री फ्लोट के अंदर है, स्पॉन्सर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, और आगे इस कंपनी में क्या पोटेंशियल हो सकता है कि जो नया शेयर होल्डर अगर आता है तो क्या उसको पूरी कंपनी मिल सकती है, या पोटेंशियली, या ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अभी अगर आप देखें तो वो स्लोली कंपनीज की वाइंडिंग अप में भी जा रहे हैं। तो अगर आप कंपनी की वाइंडिंग अप में जाते हैं तो कल सुबह फिर वो एसेट्स जो है ना वो ऑक्शन होते हैं वाइंडिंग अप के अंदर जनरली। अगर अच्छी बैंक हो, खराब बैंक हो तो वो तो फिर स्पॉन्सर को ही बोलता है कि ठीक है तुम पैसे दे दो, ठीक है। एक सो ये चीज है जो अभी स्लाइटली आई थिंक जिसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट अभी होगी। मैं आपको एग्रीटेक का एग्जांपल दे रहा था, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है खजर भाई कि फौजी ग्रुप ने एक 28% के करीब शेयर तो ले लिया, और उन्होंने पब्लिक टेंडर का भी नोटिस दे दिया। अब मेपल लीफ जो ग्रुप है उसने उनसे भी ज्यादा बड़ी बिड का नोटिस दे दिया, तो कंपीटिंग बिड इसको बोलते हैं। तो इफेक्टिवली ये जो इस तरह के एसेट्स है इनके अंदर भी मुझे आगे लगता है कि कंपटीशन हो सकता है, होगा, और अच्छे ग्रुप्स इफेक्टिवली अभी ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई नया एसेट लगाते हैं तो उनकी तो वैल्यू के अलावा क्या उसकी मशीनरी इंपोर्ट करने की इजाजत होगी, वो इतने पैसे पाकिस्तान दे सकेगा डॉलर्स के नहीं दे सकेगा। तो ये जो अगर एसेट्स आपके पास चल रहे हैं जिनका अगर कैश फ्लो इशू है या जिनका स्पॉन्सर इशू है, तो वो तो अगर कोई नया स्पॉन्सर आता है या चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग होती है तो वो तो फिक्स हो सकता है ना। तो ये भी चीज मेरे लिहाज से होगी अभी आगे, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट भी बढ़ गई है तो कुछ एसेट्स बहुत सस्ते हो गए हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज की वैल्यूज उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं। सो ये एक इफेक्टिवली मार्केट, मेरा व्यू ये है कि ये प्राइसिंग करना शुरू करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया एग्रीटेक का कि वो 8-9 रुपए का शेयर है, आप देखें ना 42 रुपीज हो गया। स्टॉक मार्केट ने तो कोई 5 टाइम्स की ग्रोथ नहीं करी या 4 टाइम्स की ग्रोथ नहीं करी ना। सो इफेक्टिवली जब इनमें जब मूव होगी तो इतनी स्ट्रांग एंड सडन होगी कि लोग एक्चुअली शुरू में तो लोग एग्जिट कर देंगे, फिर उसके बाद लोग रीअसेस करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। सो दैट्स द डायनामिक मार्केट ग्लोबली, और यहाँ पे भी अभी स्लोली आई थिंक आई कैन सी सम एक्टिविटी हैपनिंग, और मुझे लगता है कि और भी चीजें होंगी इस सेक्टर इन कंपनीज में। सलमान भाई, आपने मेंशन किया कि इन कंपनीज के एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर देखें तो हम ढूंढ सकते हैं कुछ पोटेंशियल कंपनीज या कंपनीज विद हाई पोटेंशियल। सो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या कोई चेकलिस्ट होनी चाहिए, हाउ दे कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफॉल्टर कंपनीज जो हैं उनमें हाई पोटेंशियल है, उनके एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज लो हैं। सो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हाउ विल यू ट्राई टू असेस वन कंपनी? खिजर भाई देखें, अब एक सेक्टर है शुगर सेक्टर, ठीक है। अब लोगों को पता है ऑब्वियसली इस सेक्टर में रिस्क हैं जो भी है, बट इस सेक्टर में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है अभी। किस तरीके से कि अगर आपको याद होगा IMF का प्रोग्राम हुआ है, पहले गवर्नमेंट हमेशा ये शुगर केन की प्राइस सपोर्ट प्राइसेस करती थी। अभी आगे से मुझे लगता है कि ये भी गवर्नमेंट के हाथ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास एबिलिटी नहीं होगी शुगर केन सपोर्ट प्राइसेस देने की, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली बीइंग गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय द IMF, और ये इसमें कुछ उन्होंने टेनर लगा दिया है। तो और उसके अलावा एक और चीज ये भी है कि हमारे कंट्री के पास ना तो रिसोर्सेज हैं इतनी बड़ी सब्सिडीज देने के, और फिर होता क्या है, इनमें चोरी हो रही होती है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक शुगर केन की सपोर्ट प्राइस दी, और अगर और उन्होंने कंपनीज को, ये जो शुगर कंपनीज को बोला कि आपको वो वाली प्राइस को देना है, ठीक है। शुगर केन कंपनीज लेट्स से वाली प्राइस देंगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और गवर्नमेंट क्या करेगी कि शुगर की प्राइस नहीं बढ़ाने देगी उनको, तो वो कंपनीज नुकसान कर रही होंगी। तो क्या होगा, हर 1-2-3 साल के बाद एक शुगर का क्राइसिस आ जाएगा। आप देखिए कोई भी 1-2 सालों के बाद शुगर की प्राइस के अंदर, शुगर की, चीनी की प्राइस में 50-60-70% की अपसाइड आ जाएगी। या तो इतना बड़ा क्रैश आएगा शुगर केन फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि मिल्स एबिलिटी नहीं होगी ना मिल्स की पैसे देने की, बिकॉज अगर अनलिमिटेड टाइम तक कोई लॉस करेगा तो पैसे कौन, मतलब कि वो किस तरीके से अपने आप को फंड कर रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि इट मेक्स सेंस राइट नाउ टू स्टे आउट ऑफ बिजनेस rather than
be the all-knowing and try to disrupt the dynamics. Be a regulator, but that's it. So इसकी ऊपर I think एक कंपनी मैंने अभी रिसेंटली देख रहा था और देखा है, दिस कंपनी हैज बीन इन द न्यूज फॉर a few years ago. इसका नाम है हसीब वक्कास शुगर मिल्स, ठीक है। ये क्या पीएमएनएन के करीब लोग हैं, उनकी मिल है। लेकिन एक वक्त में अगर आप देखेंगे रिलेटिवली अच्छी मिल होती थी। फिर उसके बाद ये कंपनी होती थी नानकाना साहिब में, ठीक है। फिर ये कुछ साल पहले 2015 के अंदर क्योंकि वहां की प्रोडक्शन कम हो रही थी तो इन्होंने रिलोकेट कर दी थी अलीपुर के अंदर। अब आपको इंटरेस्टिंग होगा सुनना कि पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट शुगर केन ग्रोइंग रीजन इज अलीपुर, बिकॉज वो पंजनत के बहुत करीब है। और जहांगीर तरीन ने जो अपनी रहीम यार खान की मिल और जो जेडीडब्ल्यू के ने जो काम किया है स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू जो सीड्स इंप्रूव करें एक्सेट्रा, तो वो वहां पे भी क्या कहते हैं फार्मर्स, वहां तक फार्मर्स ने प्लांट करना शुरू कर दिए, ठीक है। सो वहां पे रिलेटिवली शुगर केन की बहुत हाई रिकवरी होती है। एक टाइम पे हाई कोर्ट्स ने रूल किया था कि इनकी जो रिलोकेशन है पंजाब के अंदर 3-4 मिल्स ने की थी और बाकी मिल्स ने भी एक्सपेंशन की थी। हाई कोर्ट्स ने रूल किया था कि ये इलीगल थी। लेकिन 1.5 years पहले इनको पीटीआई के, बल्कि 2 years पहले पीटीआई के टाइम के अंदर ये तमाम जो इलीगैलिटीज को क्या कहते हैं अप्रूवल दे दिया गया, क्या कहते हैं, और अभी ये चीजें ऑफिशियल हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ रीलोकेशन इज ऑल्सो नाउ डेल्ट विद, ओके। और फिर इसमें ही कुछ तकरीबन हर मिल ने फाइन पे कर दिया पंजाब की गवर्नमेंट को या जो भी प्रोविंस है उसकी गवर्नमेंट को, और वो उन्होंने अपने रेक्टिफाई कर दिया इशू। तो इस मिल के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, 10,000 टन पर डे की मिल है जिसकी मोटी मोटी 10 से 12 अरब रुपए की वैल्यू होती है आजकल, बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स। और अलीपुर में तो रिलेटिवली वहां पे हाई आपकी वो होगी, शुगर रिकवरी होगी। और इस मिल के अंदर अक्यूमुलेटेड लॉस अभी 5.6 बिलियन का है, ठीक है। 5.6 बिलियन का अक्यूमुलेटेड लॉस है और 580 मिलियन रुपए की इक्विटी है रफली, मतलब कि 58 करोड़ की 585 मिलियन रुपीस की अभी पॉजिटिव इक्विटी है। इसमें जो लोन आप देखेंगे ना, लोन के अंदर आपको इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, टोटल सिर्फ 2.5 अरब रुपए का लोन है, 2.5 अरब का। उसमें भी 1.3 बिलियन रुपीस का स्पॉन्सर लोन है और 1.1 बिलियन रुपीस का बैंक डेट है, जिसमें कुछ मार्कअप कंपनी ने बैंक्स को नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया बैंक्स को, इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने, कंपनी की कंटेंशन ये है कि हम 5 साल तक तो बंद थे ना, जो 5 साल तक रिलोकेशन जब हुई थी तो एज पर कोर्ट ने जब अप्रूव किया था तो इन्होंने रिलोकेट किया था। फिर वो पीटीआई के टाइम में वो पूरी पॉलिसी चेंज हुई, हाई कोर्ट ने रूल किया कि वो इलीगल थी रिलोकेशन, और फिर वो 4-5 साल तक उनको नोटिस आ गया कि आपको अपनी मिल वापस से रिलोकेट करनी है पुरानी जगह पे। तो फिर वो 4-5 साल तक उनको लॉस हुआ। वो कह रहे हैं कि हम ये वाला इंटरेस्ट क्यों दें इफेक्टिवली। तो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि 2.5 अरब का डेट है, अगर ऑन फेस वैल्यू भी ले लिया जाए 400-500 मिलियन लेट्स से एक्स्ट्रा डेट भी आप लगा लो, जो कि स्पॉन्सर ने कोई ना कोई तरीके से, जो मैं कह रहा था, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करी होगी, तो 3 अरब का डेट ले लो। मैं ये कह रहा हूं मोटा मोटा नंबर। तो अभी भी एसेट की वैल्यू जो है अगर 10 अरब नहीं तो 8 अरब रुपए से ऊपर तो होगी मेरे लिहाज से आजकल। अभी तकरीबन मैं आपको बताऊं खिजर भाई, तकरीबन 1.5 साल पहले एक कंपनी है पॉपुलर शुगर की, 6,000 टन की मिल बिकी है 6.5 अरब रुपए के अंदर पंजाब के अंदर, जिसको यूनिकॉल ने खरीदा है, ठीक है। और अभी ऑब्वियसली उसके बाद से एक तो डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है, तो डॉलर टर्म्स के अंदर ये वाले एसेट्स ऑब्वियसली वैल्यू होते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप 3 अरब रुपए के डेट भी माइनस करते हैं 10 अरब में से, 7 अरब की इक्विटी की वैल्यू होती है, आप उसके ऊपर 50% डिस्काउंट भी लगाते हैं तो 3.5 अरब रुपए की वैल्यू होती है। मैं कहता हूं उसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट आप लगाते हैं तो भी 1.5-2 अरब रुपए की इस एसेट की वैल्यू होती है, अगर ये कल सुबह बिकता है, एसेट फायर सेल होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये क्यों होगा, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था कि या तो बैंक्स इसको कंपेल करेंगे, या कोई बड़े शेयर होल्डर्स लेंगे, या तो स्पॉन्सर जो है वो देख रहे हैं कि यार अगर मैं नहीं चला सकता और ना मुझे आगे बैंक्स फंडिंग देंगे इस मिल को चलाने के लिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस तो आपको भी पता है हर ओनर अपनी जेब से तो नहीं देता, और वो भी इनके लिए मुश्किल होगा ये वाले ओनर्स के लिए करना, और इनके पास वो स्किल सेट भी नहीं। और आजकल अगर आप देखें बिजनेस जो है
स्केल बड़ा हो रहा है और अल्टीमेटली उसके ना स्किल सेट भी इंप्रूव हो रहा है। तो जो कंपनीज अच्छी तरह नहीं मैनेज हो रही, उनका तो एक ही तरीका है, या तो उनको बेच दिया जाए या उनके एसेट्स को ऑक्शन करके शेयर होल्डर्स को पैसे वापस दिए जाए, या उनको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए। सो इसमें कुछ अगर ऑप्शन होता है तो ये कंपनी के अभी मार्केट कैप मैं देख रहा था 30 मिलियन शेयर है रफली इसके, तो 32 मिलियन शेयर है, सॉरी 324 मिलियन रुपीस का कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल, ठीक है। तो अभी तकरीबन 10 रुपए का शेयर है अभी ये। तो 300 मिलियन रुपए की मार्केट कैप है इस कंपनी की। अब आप मुझे बताएं खिजर भाई, आजकल और 5 अरब 5.5 अरब का अक्यूमुलेटेड लॉस है, जिसका 2 3 4 साल तक आप बेनिफिट ले सकते हैं पोटेंशियली टैक्स लॉसेस के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि 30 करोड़ रुपए, 300 मिलियन रुपए में, जहां पे आजकल आपका 500 गज का डीएचए का घर या के करीब आता होगा, अगर आप ब्रांड न्यू लेने जाएं, आपको पूरी शुगर मिल मिल रही है एक्सेट्रा। सो आई थिंक इट्स अ गुड कैलकुलेटेड बेट, क्योंकि अभी नहीं तो 2 3 4 महीने में या 6 महीने में जब भी होगा वो ये मेरे लिहाज से तो इसमें प्राइस कन्वर्ज करनी चाहिए। और इसमें भी दिस इज अ डिसेंट साइज मिल, 10,000 टन इज अ डिसेंट मिल, यू नो। सो आई थिंक, और इसमें भी एक्चुअली डिफॉल्टर सेगमेंट में इसलिए क्योंकि मिल की अभी इन्होंने तकरीबन डिफॉल्ट्स हटा दिए, पहले ज्यादा डिफॉल्ट्स थे, लेकिन अभी मिल की प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई। सो मिल्क की प्रोडक्शन अभी नवंबर में देखते हैं कि वो शुरू करते हैं कि नहीं करते। लास्ट ईयर इनको करनी थी, बट ऑब्वियसली इनके पास फंडिंग अरेंज नहीं हो सकी। सो अभी अभी नेक्स्ट फ्यू डेज में, फ्यू वीक्स में हमें पता चलेगा कि करते हैं कि नहीं करते। बट दिस इज अ ग्रेट एसेट फॉर इवन गुड कंपनीज टू लुक एट राइट नाउ, आई थिंक, क्योंकि लोकेशन का एडवांटेज इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, आई बिलीव, इस एसेट के अंदर। या सलमान भाई, आपने बहुत ही अंदर जाके डीपली इसको एक एग्जांपल दे दिया, और हम दोबारा डिस्क्लेमर देते हैं कि वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी कंपनी, एनी स्टॉक टू बाय या जाके कल इन्वेस्ट कर लें। पर्सनली मैंने तो आज तक नहीं इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या ट्रेड भी नहीं करता हूँ। सलमान भाई जो हैं ये एक्सपर्ट हैं शुगर सेक्टर में। अगर आप चाहते हैं कि हम शुगर सेक्टर को एक्सप्लोर करें, एनालाइज करें, तो कमेंट्स में बताएं आप। अगले हफ्ते सलमान भाई से एक सेशन रख लेते हैं शुगर पे। प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन मेरे ख्याल है कुछ 6 महीने हो गए हैं। मार्केट उसके बाद काफ़ी परफॉर्म कर रही है। अब मैंने शुगर सेक्टर को नहीं देखा, लेकिन अगर ऑडियंस कहें लेकिन तो उस वक्त खिजर भाई आपको याद होगा शाम रात हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरह से। उसके ऊपर 120 130 रुपए का शेयर होता था, वो फिर वो 500 रुपए के करीब आई थिंक उसके ऊपर गया था। अभी भी 380 रुपए के करीब है। फिर हमने 2 3 और शुगर कंपनीज भी डिस्कस की थी। सो आई थिंक वैल्यू है। आई टोटली एग्री विथ यू। और द पॉइंट इज कि सिर्फ ये एसेट नहीं है, मतलब कि अभी अगर हम टेक्सटाइल्स के देखें, आप देखें बहुत सी कंपनीज हैं, उन्होंने नोटिस दिए हैं कि वो अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, अपनी मशीनरी को बेच रहे हैं, एक्सेट्रा। सो आई थिंक कि उसके अंदर भी बहुत प्ले हो सकता है। सो इफ यू वांट टू डिस्कस दैट, वी कैन ऑब्वियसली टेक दैट एज वेल। चलें, जिनको शुगर सेक्टर से इंटरेस्ट है वो पुरानी एक दफ़ा वीडियो देख लें, इसी चैनल पे पड़ी हुई है। सलमान भाई का थंबनेल होगा ऊपर पिक्चर, तो वो देखें। उसके बाद कमेंट करें। अगर शुगर सेक्टर चाहते हैं एनालाइज करें, तो अगले हफ्ते शुगर सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं। सलमान भाई, मुझे बताएं कि अगर कोई डिफॉल्टर सेगमेंट में स्टॉक है, वो ट्रेड हो रहा है, और क्या ऐसे साइंस होंगे जो बताएंगे कि यार इसमें कोई हिडन वैल्यू है, इस स्टॉक में कोई मे बी अपसाइड अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या कैसे देखेंगे आप उसको? देखिए, मेरा तो जैसे मैंने आपको कहा बताया खिजर भाई, मेरा तो तरीका ये होता है कि मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि कंपनी का स्केल क्या है, और आगे इसके अंदर हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके अंदर शेयर होल्डर्स कौन कौन है, और अगर इसका फ्री फ्लोट कितना है, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास, लेट्स से अगर स्पॉन्सर के पास ही 95% या 98% शेयर होल्डिंग है कंपनी की, तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं होना ना। तो आप अगर 1 2% ले भी लोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप इन्वेस्टिगेशन कॉल कर सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो। तो आपको ये भी देखना है कि एक डिसेंट फ्री फ्लोट भी होना चाहिए, और आपको ये देखना है कि एक्चुअल एसेट्स जो हैं उनकी वर्थ है क्या।
और उनकी वर्थ आप किस तरीके से, आजकल तो लोग जमीन.com या उसके ऊपर जाके आप जमीन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि है क्या। आपको आपको खजर भाई बहुत सुन सुन के ताज्जुब होगा कि जो बहुत पुरानी जो 1970s और 80s की जो टेक्सटाइल मिल्स थी लगी हुई थी, उनकी सबकी टेक्नोलॉजी आपको पता है कि वो खत्म हो गई है बेसिकली। इवन 15 साल पहले जिसने टेक्सटाइल मिल लगाई होगी और जिसने इन्वेस्ट नहीं किया इंप्रूव करने के लिए, तो मेरे लिहाज से उसकी मिल जो है उसके पास एबिलिटी नहीं है compete करने के लिए ना, जो अब आजकल जो नई मिल्स आ रही हैं और आजकल जो नए तरीके से जिस तरीके से लोग काम करें। तो वो जो एसिड्स की जो वो जो मशीनरी की जो वैल्यू है ना, वो इतनी ज्यादा है बिकॉज उन पुराने टाइम के अंदर जो स्टील यूज होता था ना इन मिल्स के अंदर और इन मशीनरी के अंदर, वो बहुत ज्यादा होता था। तो मैं अभी एक कंपनी देख रहा था जिसमें अभी बीच में अगर आपने देखा होगा कुछ नोटिस भी आए हैं, और उन्होंने फिर पहले कहा कि हम जमीन बेच, पहले मशीनरी बेच रहे हैं, फिर नहीं बेच रहे हैं, फिर ऐसी, फिर पीएसएक्स ने उनको पीछे पड़ा बिकॉज कुछ इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन किया। एक कंपनी है नजीर कॉटन मिल्स। अब ये 20-22 हजार स्पिंडल की मिल थी, क्या कहते हैं, सफायर फैब्रिक जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये वाली मिल। 20 एकड़ के ऊपर मेन रोड से एक्सेस है इसका। और ये एक्चुअली ये मिल तकरीबन 2006 से बंद है। इसके अंदर रिसेंटली क्या हुआ था कि इसकी मार्केट कैप अभी है नजीर कॉटन मिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीएमएल इसका कोड है, 330 मिलियन रुपीस की मार्केट कैप है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें अगर आप देखें कि इसमें जो पुराना जो ओनर्स थे उनकी शायद डेथ हो गई और उन्होंने पूरा बोर्ड चेंज कर दिया। तो बोर्ड ऐसे तो चेंज नहीं होता उसमें अनलेस कि कोई मेजर शेयर होल्डर चेंज हो रहा हो, और यहाँ पे तो पूरा बोर्ड चेंज होगा। तो हमें तो लग रहा था कि इसमें कोई किसी ने टेक ओवर कर लिया है पीछे से। अब ये नहीं पता चला कि वो सच बात है कि नहीं, लेकिन इसमें उसके बाद पहले इन्होंने एनुअल रिपोर्ट के साथ दिया था नोटिस कि हम अपनी ये मशीनरी जो है वो बेच रहे हैं। और अभी इन्होंने वापस से फिर उसके बाद उन्होंने वो एनुअल रिपोर्ट रिवोक कर दी और अभी ये वापस से नोटिस दे रहे हैं कि हम मशीनरी को अपनी बेच रहे हैं। अब जो मशीनरी वाले जो है, मैंने कुछ मशीनरी वालों को कॉल किया तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसकी मशीनरी है ना इतनी पुरानी है तो वो स्टील के दाम बिकेगी, मतलब कि स्क्रैप के दाम बिकेगी। तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि कचरा जो है ना, कचरे की भी वैल्यू होती है। आई एम श्योर आपको पता होगा, कराची में तो एक बहुत अच्छी सेइंग है कि कराची में जो रैक पिकर्स है ना, ये अगर आप अपने घर के बाहर कचरा रख दोगे ना, वो भी नहीं छोड़ेंगे, पत्थर भी नहीं छोड़ते वो लोग। तो इफेक्टिवली हमारे यहाँ पे भी ये जो कुछ स्क्रैप डीलर्स होते हैं, ये इनका काम होता है ये करना। और अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि लोग इन्वेस्टर समझें कि मिल बंद है तो उसका एसेट जीरो की प्राइस के ऊपर बिकेगा, ऑब्वियसली। लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि स्पॉन्सर जो एसेट को बेचेगा वो मेजर अमाउंट कैश के अंदर ट्रांजैक्शन कर ले जो बायर है उससे, तो आपको तो नहीं पता ना। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है शेयर होल्डर्स को, और आपके आपके से मैं बताना भी चाहूंगा कि जो शेयर होल्डर्स करें वो ये करें कि फिर वो बैंड टुगेदर करें और वो इतनी डिसेंट शेयर होल्डिंग हो उनके पास कि वो फिर आगे इन कंपनीज को पुश करें कि सही वैल्यू एक तो डिक्लेयर होनी चाहिए या क्लोज टू मार्केट प्राइस एज पॉसिबल, और फिर या तो वो पैसा डायरेक्टली कंपनी में आए या तो स्पॉन्सर जो है वो कंपनी का अपनी खुद की शेयर होल्डिंग बढ़ाए, बाय बैक करे एक्सेट्रा। वो भी 10 रीजन हो सकते हैं किस तरीके से प्राइस अनलॉक हो सकती है कंपनी की। तो ये एक तरीका है जिससे वो देख सकते हैं। अब सफायर फैब्रिक जहां पे है, मैंने चेक करवाया है, मुझे जो रियल स्टेट वालों ने बोला है कि वो 40 to 50 मिलियन रुपीस पर एकड़ वाली जगह है अभी, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है बिल्कुल। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे जाता है 49 किलोमीटर दूर लाहौर मुल्तान हाईवे के ऊपर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वो तकरीबन 80-90 करोड़ रुपए की, तो 900 मिलियन रुपीस की तो जमीन है लेट्स से, सही है। तो उसके बाद आपने देखना है कंपनी के एसेट्स को माइनस कर दिया है लाइबिलिटीज के साथ। और फिर जनरली इन कंपनीज में क्या होता है खिजर भाई, कि जो पिछली वाली बैंक्स की डेट आप नहीं देते स्पॉन्सर, तो फिर बैंक्स भी स्पॉन्सर के साथ जब देखते हैं कि वो हो रहा है, कंपनी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो बैंक्स भी आके नेगोशिएट करते हैं कि ठीक है हम लोग की जो डेट है वो 30 सेंट्स टू द रुपी के ऊपर ले लो या 40 सेंट्स टू द रुपी पे ले लो। तो अगर 40 सेंट्स पे रुपी पे लेगा तो वो जो 60 सेंट्स का जो गेन होगा, क्योंकि स्पॉन्सर ने अगर 1 रुपी की डेट रखी हुई है, 60 सेंट्स का जो गेन होगा वो कंपनी को होगा, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको ये पूरा टॉपिक समझाएं, लेट्स से इन 1 मिनट या 2 मिनट्स में, कि आप एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है
इसेंस ऑफ आवर डिस्कशन एक एक्सप्लेन कर दे। देखिए, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है खजर भाई कि हर एसेट में वैल्यू होती है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। अगर एक कंपनी डिफॉल्टर सेगमेंट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि उस कंपनी की वर्थ क्या है। जैसे मैंने आपको एग्रीटेक का एग्जांपल दिया कि उसमें लोग समझ रहे थे कि कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो प्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गई ना। ठीक है, और बहुत रेप्यूटेड ग्रुप्स हैं जिन्होंने पोजीशंस ली। ठीक है, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू सी द एसेट, वी हैव टू सी स्पेसिफिक कंपनीज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। यू हैव टू सी के उसकी बैलेंस शीट क्या है और एसेट्स क्या है। और अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आप उनके कंपेरेटर्स या जहां पे वो लोकेशन है, आप वहां पे कुछ लोगों के पास साथ जाके वो करें, इन्वेस्टिगेट करें ना। बिकॉज अल्टीमेटली रिसर्च का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना ना, कि क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर या क्या हो सकता है। तो आपने ये करना है, और अल्टीमेटली फिर उसके अंदर ये होता है। अब जैसे सुहेल जूट है एक कंपनी जो बेसिकली बंद हो गई है। ठीक है, अब उसका नोटिस अभी मैंने देख रहा था, अभी इसकी टोटल मार्केट वैल्यू है 270 मिलियन रुपीस। ठीक है, कितनी है खैजर भाई? 270 मिलियन रुपीस। अब इन्होंने एक नोटिस दिया है पीएसएक्स के अंदर ही, स्पॉन्सर ने खुद ने नोटिस दिया है कि उन्होंने कहा है कि ये कंपनी की हम लोग, क्योंकि हमने मिल बंद कर दी है और अभी हम लोग है ना इसके अंदर एक हाउसिंग कॉलोनी है वो बना रहे हैं, और एज पर अस जो हमने वैल्यूएशन करी है, स्पॉन्सर ने खुद ने जो वैल्यूएशन कराई है, इतना छुपा छुपा के, वो है तकरीबन 2.5 अरब रुपए। ठीक है, 2.5 अरब रुपए, और कंपनी की वैल्यू क्या है? 270 मिलियन रुपीस। ठीक है, और इस कंपनी के अंदर प्राइस जो है अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है वो 15-20 रुपए से 25 रुपए से बढ़ के अभी 63 रुपीज हो गया है। और स्पॉन्सर ही खुद नोटिस दे रहा है कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, और उसके बाद वो बता रहा है कि जब वो पीएसएक्स की स्टैंडर्ड वो होता है ना कि अगर कोई शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर आपको नोटिस देना होता है, कंपनी को बताना होता है कि क्या हो रहा है। तो कंपनी ने तो डिस्क्लोजर दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली आई मीन ये लोगों के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं। सो अल्टीमेटली जो कुछ एसेट्स जो नहीं चल रहे, या पीएसएक्स की जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी चलनी चाहिए, प्रोडक्शन करनी चाहिए, वरना वो डिफॉल्ट सेगमेंट में चली जाएगी। तो आपको ये भी देखना है कि कंपनी अगर बंद हुई हुई है और डिफॉल्टर सेगमेंट में इसलिए है कि वो बंद हुई हुई है, तो अगर उसमें कोई चेंज ऑफ बिजनेस हो जाएगा तो इमीडिएटली वो जैसे ही वो होगा वो उस सेगमेंट वो सेक्टर वो डिफॉल्ट सेक्टर से निकल जाएगी। तो जब आप डिफॉल्ट सेक्टर से निकलेगी तो जब लोगों को पता चलेगा तो वो स्टॉक प्राइस वहां पे नहीं रहेगी, स्टॉक प्राइस फिर वो एक मल्टीपल ऑफ दैट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने हिस्टोरिकली देखा है। सो मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, आप यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड। ठीक है, no one is suggesting you to buy any of these stocks। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि लोगों को समझाने का कि ये इसके पीछे क्या है। इसके पीछे आपको सब चीजों के पीछे फाइनेंशियल्स है, अगर हम लोग एज फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर हम लोग बात करते हैं, एंड वी शुड बी लुकिंग एट दैट। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी चल रही है तो आई मीन वी शुडंट बी लुकिंग एट दैट। एवरीवन, दैट इज देयर कॉल टू मेक, राइट? दैट इज नॉट माय कॉल टू मेक। सो हमने अल्टीमेटली देखना है कि एसेट क्या है। अच्छा, इसके अंदर वापस से मैं कह दूं, रिस्क क्या हो सकता है कि कंपनी की सीडी से एलिजिबिलिटी खत्म हो जाए, मैक्सिमम रिस्क ये हो सकता है। कंपनी बंद हो सकती है, बंद है, बट कंपनी कल सुबह वो डिक्लेयर कर सकती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने स्पॉन्सर ने कंपनी डीलिस्ट करवा दी एक्सेट्रा, फॉर वट एवर रीजन। बट अगर आपके पास एक अच्छी शेयर होल्डिंग है तो फिर आप बिल्कुल कोर्ट्स के अलावा आप सब शेयर होल्डर्स बैंड टुगेदर करके बहुत सी चीजें कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इन्वेस्टर्स शुड लुक एट, और आई बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन इट। अभी लेट्स से वैल्यू रियलाइज किस तरीके से होती है, बट ये दिस इज लाइक आई मीन दिस इज अ बैक एंड फोर्थ थिंग। अब जैसे पीआईबीटीएल है खिजर भाई, आपको पता है अच्छी कंपनी है, लेकिन स्टॉक प्राइस 5-6 रुपए पे आ गई थी, जो कि डिफॉल्ट कंपनी की प्राइस होती। एक नोटिस आया, उन्होंने लिखा, वो मतलब कि 40-45% 50% स्टॉक के अंदर मूव हो गई। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एग्रीटेक का एग्जांपल दिया। उसके अलावा हम लोग और भी अगर एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं हिस्टोरिकली,
शुगर के अंदर भी कुछ ऐसी मिल्स थी जो डिफॉल्ट थी, फिर उनके बाद वो इम्प्रूव हुई और फिर वहां से वो कंपनीज बहुत अच्छी चली गई. सो आई थिंक it's more to do with a lot of we have examples of default companies actually improving as well. So yeah, I think ये थोड़ी सी एक ज्यादा बड़ा टॉपिक है डिस्कशन करने का. अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स हैं, कभी कभी मैनेजमेंट खुद पर्पसली करती है ताकि वो आइदर उसकी शेयर होल्डिंग उसको बढ़ानी है या उसको कंपनी को इफेक्टिवली डीलिस्ट करना है इजी तरीके से, क्योंकि वो उसको अगर वो सही तरीके से डील्स करेगी तो उसको एक एक्स प्राइस देनी पड़ेगी. ये एक उन्होंने बैकडोर निकाला हुआ है करने का, बट ऑब्वियसली एक्सचेंज ने भी थोड़ा सा इसके अंदर इंप्रूवमेंट करी है. बट मैं एट द एंड ऑफ द डे ये कहूंगा एक्सचेंज को कि अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्टर है ना, तो एक्सचेंज को मेक श्योर करना है कि वो उसको ज्यादा अच्छा ऑडिटर अपॉइंट करना है या एसईसीपी को, कि सबसे बेस्ट ऑडिटर्स उस कंपनीज के होने चाहिए. उससे फायदा क्या होगा कि उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो स्पॉन्सर है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू डिस्ट्रॉय हो कंपनी की, वो नहीं होगी. सो दैट वे यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोटेक्ट द स्मॉलर इन्वेस्टर्स फ्रॉम दैट, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट वैल्यू फॉर अ नंबर ऑफ अदर इन्वेस्टर्स जो कि पोटेंशियल शेयर होल्डर्स बन सकते हैं कंपनी के. या अब आपके एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल हमने उसका लिया, एग्रीटेक का लिया, तो ये कंपनी के अंदर रिकैपिटलाइजेशन होगी तो अल्टीमेटली एक एसेट है जो बंद है जो कि चल सकता है ना. सलमान भाई, मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट हाई रिस्की टॉपिक है. हर एक के बस की बात भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए अगर आपको ग्रिप नहीं है नंबर्स पे और सारी चीज़ों को एनालाइज करने में. अभी पिछली एक पॉडकास्ट में फतीक भाई से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कोई बेला ऑटोमोटिव या क्या है, कोई कंपनी डिफॉल्टर सेगमेंट में है, लोग उसको बाय कर रहे थे, कैप्स लग रहे थे, और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि इसी हफ्ते वो कितने उसको लोअर कैप्स लग रहे थे. तो इसलिए मैं तो हमेशा अवॉइड ही करता हूँ जो भी इस तरह की कंपनीज होती हैं, और हम बिल्कुल नहीं तजवीज़ कर रहे कि आप इनमें जाएं या ट्रेड करें. मकसद सिर्फ यही था कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में कंपनीज क्यों जाती हैं, क्या उसके पीछे कोई रीज़न हो सकती हैं. अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं, अगर आपकी ग्रिप है नंबर्स वगैरह पे, तो किस तरह आप इनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं. तो thank you very much, Salman bhai. Thank you, Khizar bhai, as always. And I think again I will tell you कि you are doing a fantastic job. बाहर से आप जो कर रहे हैं, I think you should continue this. Or and I think I'm sure you've improved the lives of lots of thousands of people, if not millions, I would say. Mashallah. Thank you.